नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल साहित्य दर्शन में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको सुना रहे हैं व्योमकेश बख्शी की रहस्यमयी कहानियाँ, जिन्हें लिखा है शारदेंदु बंदोपाध्याय जी ने। तो अभी तक हम आपको 3 कहानियाँ सुना चुके हैं, जिसमें पहली है सत्यान्वेषी, दूसरी है ग्रामोफोन पिन का रहस्य और तीसरी है तरंतुला का जहर। इन सब कहानियों के लिंक और अन्य कहानियों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज जो हम आपको कहानी सुना रहे हैं उसका शीर्षक है वसीयत का जंजाल। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी की शुरुआत होती है व्योमकेश के घर से। सुबह के 10 बजे थे और तभी फ़ोन की घंटी बजती है। व्योमकेश फ़ोन उठाते हैं और फ़ोन पर डिप्टी कमिश्नर विधु बाबू थे। वो व्योमकेश को एक स्थान का पता देते हैं और उन्हें वहाँ पहुँचने के लिए कहते हैं। व्योमकेश अजीत बाबू को बताते हैं कि विधु बाबू ने बुलाया है और उन्हें ऐसा लगता है कि आदेश ऊपर से आया है, क्योंकि विधु बाबू जो थे वो व्योमकेश को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे और हर समय अपनी शेखी का बखान किया करते थे। व्योमकेश और अजीत बाबू ने नाश्ता किया, घर से निकल गए। 20 मिनट में ही वो दिए हुए पते पर पहुंच गए। घर 2 मंजिल का था, बहुत ही संपन्न परिवार का घर था। और जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि विधु बाबू पूछताछ कर रहे थे। व्योमकेश को देखकर उन्होंने कहा कि भाई केस बहुत साधारण है, वारंट जारी हो गया है। लेकिन व्योमकेश ने चापलूसी करते हुए कहा कि आपने सब जांच कर ली है तो मेरे लिए तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अब कमिश्नर साहब ने कहा है इसलिए मैं आपकी सहायता कर देता हूँ, मुझे बता दें कि क्या हुआ है। तो विधु बाबू व्योमकेश की बात से खुश हो गए और फिर उन्होंने बताना शुरू किया। विधु बाबू ने कहा कि मैं अभी जरा पूछताछ पूरी कर लूं, फिर मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने रसोइये से पूछा कि जब मोतीलाल बाबू घर से बाहर गए थे तो क्या वजह था। अब रसोइया जो था वो एक समय नहीं बता पा रहा था, कभी कहता 12 से 1 और कभी कहता 1 से 2 के बीच का समय था। अब विधु बाबू ने जब उसे डांटा तो उसने कहा कि 12 बजे का समय रहा होगा। उसने बताया कि उसने मोतीलाल बाबू को सीढ़ियों से नीचे आते नहीं देखा था, लेकिन घर से बाहर जाते देखा था। रसोइये ने बताया कि जब मोतीलाल बाबू घर से बाहर जा रहे थे तो रसोइया घर में नहीं था, वो घर के बाहर जो चाल है वहाँ उसके दोस्त रहते हैं, तो वो उनके साथ वहाँ पर बैठा हुआ था। वहाँ से घर साफ दिखाई देता था। और रसोइये ने बताया कि मोतीलाल बाबू के जाने के आधा घंटा बाद ही वो लौट आया था और जब वो लौट कर आया तब तक सुकुमार बाबू भी आ गए थे। वो मोतीलाल बाबू के जाने के 20-25 मिनट बाद ही आ गए थे और कहाँ गए थे यह रसोइये को नहीं पता था। पूछताछ करके विधु बाबू ने रसोइये को जाने दिया और व्योमकेश को फिर पूरा किस्सा बताने लगी। तो उन्होंने बताना शुरू किया कि यह घर जो है वो कराली बाबू का है और वो बहुत ही संपन्न व्यक्ति हैं। उनके कलकत्ता में ही 4-5 मकान हैं, बैंक में लाखों की संपत्ति है और वो संतान विधुर है। और कराली बाबू 5 लोगों का भरण पोषण करते हैं, जिसमें से 3 उनके भतीजे हैं जिनके नाम हैं मोतीलाल, माखनलाल और फणीभूषण, और 2 उनकी पत्नी के भांजे भांजी हैं जिनके नाम हैं सुकुमार बाबू और सत्यावती। और इन 5 का ही इस दुनिया में कोई नहीं है, कराली बाबू ही उनकी देखभाल करते थे। और कराली बाबू जरा गुस्सैल हैं, बहुत बीमार रहते हैं, इसलिए अपने कमरे से वो बाहर नहीं जाते थे। और वो जब किसी से नाराज हो जाते थे तो अपनी वसीयत में किसी और का नाम लिख देते थे। रोज ही अपनी वसीयत वो बदल देते थे। अब तक 3 वसीयत बना चुके थे, पहली माखनलाल के नाम, दूसरी मोतीलाल के नाम और तीसरी सुकुमार के नाम। अब विधु बाबू ने बताया कि मोतीलाल भी बहुत झगड़ालू है, उसने कराली बाबू से झगड़ा किया और रात में वो घर से बाहर गया और सुबह कराली बाबू मृत पाए गए। विधु बाबू ने फिर व्योमकेश को बताया कि कराली बाबू की मृत्यु गले और रीढ़ की हड्डी के मध्य में सुई घोंपकर की गई है। व्योमकेश के पूछने पर विधु बाबू ने बताया कि मोतीलाल 8वीं तक पढ़ा है और कुछ नहीं करता, बहुत ही आवारा है। माखनलाल भी कुछ नहीं करता, गांजा सुल्फा पीता है। और फणीभूषण लंगड़ा है, इसलिए घर में ही रहता है और इन दोनों से स्वभाव में बहुत अच्छा है। सुकुमार मेडिकल में फाइनल ईयर का छात्र है और उसकी बहन सत्यावती भी कॉलेज जाती है। दोनों ही कराली बाबू की देखभाल किया करते थे और शादी अभी 5 में से किसी की नहीं हुई है।
व्योमकेश ने विदु बाबू से घर का मुआयना करने के लिए कहा तो विदु बाबू बिना मन के उठे। दोनों ओर से सीढ़ियां ऊपर जाकर एक जगह मिलती थी। उसके ठीक नीचे एक कमरा था जो कि मोतीलाल का कमरा था और उन्होंने माखनलाल का कमरा भी दिखाया। कराली बाबू के कमरे को विदु बाबू ने चाबी से खोला तो व्योमकेश ने देखा कि कमरे की दहलीज पर ना कुछ गिरा हुआ था। विदु बाबू ने बताया कि सुबह जब सत्यावती चाय देने आई तो थोड़ी चाय गिर गई। तो वो लोग कमरे के अंदर पहुंचे। पलंग के पास ही तिपाई पर चाय रखी हुई थी। चाय आधी कप में थी और आधी प्लेट में। व्योमकेश ने पूछा कि चाय गिर कैसे गई। विदु बाबू ने कहा कि वो लड़की हड़बड़ा गई और चाय गिर गई। व्योमकेश ने उन्हें रोकते हुए कहा, पर क्यों? व्योमकेश ने चाय को चखा और लाश के ऊपर जो चादर थी उसे हटाया। व्योमकेश ने लाश को बड़ी सावधानी से देखा और विदु बाबू से कहा कि सुई के 3 निशान हैं और कराली बाबू की नाक के आसपास कुछ निशान थे, जैसे कि सर्दियों में त्वचा के फटने से हो जाते हैं। फिर सब लोग कराली बाबू के साथ वाले कमरे में गए जहां वो काम किया करते थे। वहीं से उनकी वसीयत मिली थी। व्योमकेश ने विदु बाबू से सुई को लेकर देखा। वो एक बड़ी साधारण सी सुई थी जिसमें कि एक काला धागा लटका हुआ था। वो लोग अब सुकुमार बाबू के कमरे में पहुंचे जो कि गलियारे में दाईं ओर को था। व्योमकेश ने अब सुकुमार बाबू से पूछताछ शुरू की। उन्होंने पूछा कि आप रात में कहाँ से आए थे? तो सुकुमार बाबू ने कहा कि फिल्म देखने गया था। फिर व्योमकेश ने पूछा कि कहाँ गए थे देखने? तो उन्होंने जवाब दिया चित्रा सिनेमा हॉल गया था। और विदु बाबू के पूछने पर सुकुमार ने उनको टिकट भी दिखाया। व्योमकेश बाबू ने फिर पूछा कि क्या वो 5 बजे कराली बाबू से मिलने गए थे? तो सुकुमार बाबू ने कहा हाँ वो गए थे, क्योंकि उन्होंने मोती बाबू को वसीयत से बेदखल कर दिया था और सारी संपत्ति मुझे दे दी थी। मैं उनसे कहने गया था कि सब में आप बराबर बराबर बांट दीजिए। उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। फिर सुकुमार बाबू ने बताया कि काका के कमरे से निकल के वो फनी बाबू के कमरे में गए। फनी बाबू से उन्होंने सिनेमा जाने की बात की तो फनी बाबू ने कहा हाँ चले जाओ। व्योमकेश के पूछने पर उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है कि काका को देर से आना पसंद नहीं है, पर मुझे लगा कि काका को कुछ भी पता नहीं चलेगा तो मैं पिक्चर देखने चला गया। फिर वो सब सत्यवती के कमरे में जाते हैं। सुकुमार भी अपनी बहन के कमरे में चला जाता है। वो कमरे में पहुंचकर पलंग पर लेट जाता है। अब व्योमकेश सत्यावती से पूछना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वो पूछते हैं क्या आप ही सुबह कराली बाबू को चाय देती थी? तो सत्यवती ने अपनी गर्दन हिला दी हाँ में। व्योमकेश ने पूछा क्या जब वो आज चाय लेकर गई तभी उन्हें पता चला कि कराली बाबू की मृत्यु हो गई है? सत्यवती ने फिर से हाँ में गर्दन हिला दी। फिर व्योमकेश ने पूछा कि क्या कराली बाबू सोते वक्त अपना कमरा खुला रखते थे? तो सत्यवती ने कहा कि हाँ काका सोते समय दरवाजा खुला रखते थे और किसी को भी अपना दरवाजा बंद करके सोने की अनुमति नहीं थी। विदु बाबू बार बार व्योमकेश को टोक रहे थे। तब व्योमकेश ने उन्हें थोड़ा सख्त लहजे में कहा कि व्योमकेश को कमिश्नर साहब से बात करनी पड़ेगी। तो फिर विदु बाबू चुप हो गए। अब व्योमकेश ने अपनी पूछताछ आगे बढ़ाई। उन्होंने फिर सत्यावती से पूछा तो उन्होंने पूछा कि क्या कराली बाबू की मृत्यु का पहले पता नहीं चला सत्यावती को? तो सत्यावती ने कहा नहीं मुझे पहले पता नहीं था। फिर व्योमकेश ने पूछा कि कराली बाबू चाय में कितनी चीनी लेते थे? सत्यावती ने कहा 3 से 4 चम्मच। तो व्योमकेश ने फिर पूछा क्या चाय में चीनी क्यों नहीं थी? फिर सत्यावती बोली कि शायद वो भूल गई क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो व्योमकेश ने पूछा कि क्या वो कल कॉलेज गई थी? तो सत्यावती ने कहा हाँ मैं गई थी। इतने में ही व्योमकेश की नज़र सत्यावती की सिलाई की टोकरी पर पड़ती है। वो उसको लेकर के देखते हैं तो उसमें बहुत तरह तरह के रंग के धागे थे। उसमें काले रंग का धागा भी था जो कि बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि उस सुई में था जो कि कराली बाबू के चुभाई गई थी। लेकिन हुआ क्या कि व्योमकेश को सत्यावती की सिलाई की टोकरी में सुई नहीं मिली और वो ये भी नहीं बता पाई कि उसकी सुई कहाँ चली गई है। लेकिन उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। तो व्योमकेश ने कहा कि आपको मुझे सब कुछ सच बता देना चाहिए था। फिर सब कमरे से बाहर आ गए और फनी बाबू के कमरे में गए। फिर व्योमकेश ने फनी बाबू से कहा कि पुलिस आपके भाई मोतीलाल पर शक कर रही है। फनी बाबू बोले कि नहीं दादा ऐसा नहीं कर सकते। फिर व्योमकेश ने पूछा कि आपके काका से कराली बाबू से कैसे संबंध थे? तो फनी बाबू ने कहा कि वो लंगड़े हैं इसलिए कहीं ज़्यादा आते जाते नहीं है, किसी से मिलते नहीं है।
ज़्यादा समय वो कमरे में ही रहते हैं और बुक्स पढ़ा करते हैं। और उन्होंने कहा कि काका को तो समझना आसान नहीं था, लेकिन उनकी बातों से ऐसा लगता था कि वो सत्यावती की ज़्यादा चिंता किया करते हैं। और व्योमकेश ने पूछा, और आपकी? तो फणी बाबू ने कहा, हाँ शायद लंगड़ा हूँ इसलिए परवाह करते हूँ, लेकिन वो प्यार क्या होता है वो जानते ही नहीं थे। लेकिन ये भी सच है कि यदि उन्होंने हमें शरण नहीं दी होती तो हम सब सड़क पे ही भूख से मर गए होते। व्योमकेश ने कहा कि कराली बाबू ने अपनी संपत्ति तो सुकुमार को दे दी है, अब सारी संपत्ति उसे मिलेगी तो तुम क्या करोगे? फणी बाबू ने कहा, हाँ मैंने सुना है सुकुमार हम सब में सबसे योग्य है, तो वैसे भी संपत्ति उसी को देनी ही चाहिए थी। वैसे काका ने सभी के नाम एक बार अपनी संपत्ति करी हुई है, वो नाराज होकर नाम बदल देते थे। व्योमकेश के पूछने पर फनी बाबू ने कहा कि हाँ, यदि सुकुमार मुझे शरण देगा तो उसके पास रहूंगा, नहीं तो क्या होगा, सड़क पे ही मरूंगा। वो लोग पूछताछ खत्म करके फनी बाबू के कमरे से निकल ही रहे थे कि इतने में माखन लाल ने आके बताया कि पुलिस मोतीलाल को पकड़ लाई है। और जब मोतीलाल से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने ज़्यादा पी ली थी, इसलिए वो रात में घर नहीं आया। पूरी रात वो दलीम के यहाँ था और विधु बाबू तब तक वहाँ से चले गए थे। इंस्पेक्टर मोतीलाल को लेकर जेल चले गए। जब व्योमकेश ने पूछा तो इंस्पेक्टर ने बताया कि अभी सभी कमरों की तलाशी नहीं हुई है, क्योंकि विधु बाबू ने जरूरी नहीं समझा, और मोतीलाल के कमरे से तो कुछ भी नहीं निकला है। व्योमकेश ने कहा, मैं तो वसीयत पढ़ नहीं पाया था, चलो कोई बात नहीं, विधु बाबू से लेके पढ़ लूंगा। फिर व्योमकेश बाबू और अजीत बाबू घर आ गए। रात में व्योमकेश ने कराली बाबू के घर का नक्शा बनाया। उसने अजीत बाबू के एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि मोतीलाल तो हत्यारा नहीं है, लेकिन वास्तव में कौन है यह पता करना जरा मुश्किल है, क्योंकि उद्देश्य तो सबका एक ही है। अजीत बाबू ने पूछा, क्या सत्यवती भी? उसे क्या फायदा होता, वसीयत तो वैसे भी उसके भाई को ही मिल रही थी। व्योमकेश ने कहा, ऐसे व्यक्ति का क्या भरोसा जो जरा जरा सी बात पे नाराज होके नाम बदल देता हो, इसलिए यदि उसे रास्ते से ही हटा दिया जाए तो वसीयत में जिसका नाम है वसीयत उसी के नाम हो जाएगी। अब अजीत बाबू ने लाश के बारे में पूछा तो व्योमकेश ने कहा कि कराली बाबू की नाक के पास कुछ निशान थे, उनसे पता चलता है कि उनकी हत्या से पहले उन्हें क्लोरोफॉर्म सुंघाया गया होगा, और 3 बार हत्यारे ने इसलिए छेदा क्योंकि उसे पहली दोनों बार में सफलता नहीं मिली और वो सही स्थान नहीं मिला। लेकिन प्रश्न यह है कि हत्यारे ने सुई को वहाँ क्यों छोड़ दिया? सुई हटा देता, सबूत भी हट जाता। थोड़ी देर बाद व्योमकेश ने कहा कि उन्होंने ना सुकुमार की मेज पे ग्रेज एनाटॉमी पुस्तक देखी थी। उसमें एक लाइन को लाल रंग की पेंसिल से अंडरलाइन किया हुआ था, जिसमें लिखा था, यदि मेडुला और पहली वर्टेब्रा के संधि स्थान को सुई से छेदा जाए तो तत्काल मृत्यु हो जाती है। लेकिन सुकुमार की मेज पे लाल रंग की तो पेंसिल नहीं मिली। अगले दिन सुबह व्योमकेश अकेले ही कहीं चले गए और 11 बजे के करीब लौटे। उन्होंने अजीत को बताया कि विधु बाबू उनकी बात नहीं मान रहे थे, तो व्योमकेश ने विधु बाबू की शिकायत कमिश्नर से करने की धमकी दी। तब कमरों की तलाशी के लिए राजी हुए हैं। व्योमकेश ने अजीत बाबू से कहा, सत्यावती चुप है और सारे रहस्य की चाबी उसी के पास है। 3:30 बजे इंस्पेक्टर का फोन आया और उन्होंने व्योमकेश को बताया कि सुकुमार बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके कमरे में अलमारियों के पीछे नई वसीयत मिली है जो कि फणी बाबू के नाम है। उनके कमरे से क्लोरोफॉर्म, लाल पेंसिल कुछ नहीं मिला है। कराली बाबू की मृत्यु खाने के 3 घंटे बाद हुई है और विधु बाबू जो हैं मोतीलाल को छोड़ने जेल गए हैं और नई वसीयत साथ ले गए हैं। व्योमकेश ने अगले दिन सुबह आने के लिए कहा। फिर व्योमकेश ने अजीत बाबू से कहा कि सबूत तो यही कहते हैं कि सुकुमारी हत्यारा है। फिर व्योमकेश ने अजीत से पूछा कि तुम्हें सुकुमार कैसा लगता है, चालाक या बेवकूफ़? तो अजीत ने कहा कि सुकुमार बेवकूफ़ तो बिल्कुल नहीं लगता, वो तो समझदार लगता है। तभी व्योमकेश को बाहर किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी तो उसने कहा, आप अंदर आ जाइए। दरवाजा खुला और सत्यवती अंदर आई। उसने रोते हुए व्योमकेश से विनती की अपने भाई को छुड़ाने के लिए। व्योमकेश ने कहा, जब तक आप मुझे सच नहीं बताएंगी मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता। फिर व्योमकेश ने सत्यवती से कहा, मुझे ये पता है कि आपको पता था कि रात में ही कराली बाबू की मृत्यु हो गई है,
लेकिन आपने नहीं बताया। यदि आप चाहती हैं कि मैं आपकी मदद करूं तो आपको मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। अब सत्यवती ने सारी बात बतानी शुरू की। उसने कहा कि काका ने सारी संपत्ति दादा के नाम लिख दी थी, इसलिए मोती दास का और काका का बहुत झगड़ा हुआ। जब दादा कॉलेज से आए उन्हें सब पता चला। फिर वो काका से कहने गए कि सब में बराबर बराबर बांट दो। काका नाराज हो गए। फिर दादा वहाँ से फनीदा के पास गए और फनीदा क्योंकि कहीं आ जा नहीं सकते हैं, इसलिए दादा शाम को फनीदा के पास जाते हैं। फनीदा बहुत पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उन्हें पढ़ने का बहुत शौक है। उनके पास बहुत सारी पुस्तकें हैं और वो पढ़ाई में भी सत्यवती की मदद कर देते हैं। सत्यवती ने बताया कि सुकुमार फिर सिनेमा के लिए चले गए और कह गई कि उनके लिए दरवाज़ा खुला ही रखना। फिर सत्यवती ने बताया कि खानसामा जो है वो अपना काम खत्म करके सामने चाल में अपने दोस्तों के पास चला जाता है, तो वो वैसे ही चला गया और वो खाने की मेज पोंछ कर 10 बजे तक अपने कमरे में आ गई। उसकी आँख ही लगी थी कि सुकुमार बाबू के कमरे में से किसी भारी चीज को खींचने की आवाज आई। उससे उनकी नींद खुल गई, तो उन्होंने सोचा शायद दादा वापस आ गए हैं। लेकिन लगभग 1 घंटे बाद फिर से बरामदे में किसी के चलने की आहट हुई। तो सत्यवती ने सोचा कि दादा तो आ गए हैं, अब यह कौन है। तो उसने दरवाजे से देखा, बाहर बरामदे में रोशनी थी, तो उसे सुकुमार ही आते हुए दिखाई दिए। कमरे में आके सुकुमार ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। फिर सत्यवती हैरान थी कि दादा तो पहले आ गए, अब कैसे आए हैं। व्योमकेश के पूछने पर भी सत्यवती ने कहा कि हाँ, दादा ने जूते पहने थे और उनके हाथ में भी कुछ नहीं था, कोई कागज, कोई बोतल, कुछ भी नहीं था। व्योमकेश ने समय पूछा तो सत्यवती ने कहा उस समय 12 के बजे थे, क्योंकि सारी घड़ियों में 12 के घंटे बज रहे थे। सत्यवती बोली कि सुकुमार बाबू कराली बाबू का देखभाल करते थे और काका को कभी कभी रात में ना अर्थराइटिस का दर्द हो जाता था, तो दादा ही दवा देते थे। तो सत्यवती यही सोच के कराली बाबू के कमरे में गई कि देखती हूँ उनकी तबीयत कैसी है। लेकिन जब वो कमरे में गई तो उसे वहाँ पे बहुत मीठी मीठी सुगंध सी आ रही थी और उसको घुटन महसूस हो रही थी। उसने देखा कि काका सो रहे हैं, लेकिन उसने अपनी तसल्ली के लिए वो काका के पास गई और उसने देखा तो उनकी सांस नहीं चल रही थी। उसको ये लग रहा था कि वो बेहोश हो जाएगी, उसका दम घुट रहा है। तो उसने सहारा लेने के लिए काका के तकिए को छुआ तो उसका हाथ एक चीज पे पड़ा जो कि सुई थी और सुई में धागा लटक रहा था। वो बहुत घबरा गई। उसने लाइट और दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में वापस आ गई। सारी बात सुन के व्योमकेश ने सत्यवती से घर जाने को कहा और ये भी बोला कि वो कल सुबह आएगा। व्योमकेश ने कहा यदि आपने पहले बता दिया होता तो अब तक केस जो है सुलझ गया होता। सत्यवती के जाने के बाद अजीत बाबू में और व्योमकेश में कुछ बातें हुई। फिर व्योमकेश ने अजीत बाबू से कहा चलो आज रात पिक्चर देखने चलते हैं। दोनों उसी चित्रा हॉल में पहुंचे। 9:30 बजे वाले शो देखा। वहां से निकल के पहले कराली बाबू के घर गए। जैसे ही वो कराली बाबू के घर पहुंचे तो सब घड़ियों में 12 बजे के घंटे बज रहे थे। फिर वहां से वो दोनों अपने घर आ गए। अगले दिन सुबह करीब 8:30 बजे अजीत बाबू और व्योमकेश कराली बाबू के घर पहुंचे। विदु बाबू वहाँ पहले से ही मौजूद थे। व्योमकेश ने कहा कि नई वसीयत देखने आया हूँ। विदु बाबू ने उन्हें वसीयत दे दी। व्योमकेश ने वसीयत पढ़ी और फिर विदु बाबू को कुछ दिखाया। विदु बाबू कुछ बोलने ही वाले थे तो व्योमकेश ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और एकदम से उस कमरे का दरवाजा खोला। बाहर माखन लाल खड़ा था। व्योमकेश उसको पकड़ के अंदर ले आए और विदु बाबू के हवाले करते हुए बोले जरा इसकी अच्छे से खबर लो। और विदु बाबू से कहा नया वारंट मंगा लो और उसमें नाम की जगह खाली छुड़वा देना, उसको हम बाद में भरेंगे। फिर अजीत बाबू और व्योमकेश बाबू फनी बाबू के कमरे में पहुंचे। व्योमकेश ने फनी बाबू को बताया कि हत्यारा पकड़ा गया है। फनी बाबू ने कहा हाँ, सुकुमार बाबू के बारे में सुन के मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि वही मुझे पढ़ने के लिए पुस्तक देता था और शाम को फनी बाबू के पास आके बैठता था। व्योमकेश फनी बाबू की शेल्फ से पुस्तकें निकाल रहे थे और उनको देख रहे थे। फिर उन्होंने फनी बाबू से पूछा कि आप पढ़ते वक्त लाइनों को लाल रंग की पेंसिल से मार्क करते हैं? तो फनी बाबू ने कहा हाँ, मुझे पढ़ने का बेहद शौक है और यही मेरी एकमात्र हॉबी है। फनी बाबू लेकिन यह मान ही नहीं रहे थे कि सुकुमार ने खून किया है। व्योमकेश ने कहा सबूत तो सारे सुकुमार के विपरीत ही हैं। फिर व्योमकेश ने फनी बाबू से कहा कि हत्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक तो जो अचानक आवेश में हो जाती हैं और दूसरी जो कि सोच समझ के की जाती हैं।
उन्होंने कहा कि इस केस में हत्यारा चालाक और मूर्ख दोनों हैं। उसने बड़ी चालाकी से हत्या की और मूर्खता में सारे औजार अपने कमरे में छुपा दिए। उसे सत्यवती की सुई लेने की क्या जरूरत थी? बाजार से खरीद लेता, वसीयत फाड़ के फेंक सकता था, लेकिन उसने वसीयत को अपने ही कमरे में छुपा दिया। व्योमकेश ने कहा कि एक मंद बुद्धि अपराधी चालाकी से काम नहीं कर सकता, लेकिन एक चालाक अपराधी सीधा साधा दिखने का नाटक कर सकता है। व्योमकेश ने फणी बाबू से कहा कि अपराधी की गलतियों से ही वो उसको पकड़ पाए हैं। तो फणी बाबू ने पूछा कि क्या क्या गलतियां? व्योमकेश ने पहले जेब से एक कागज निकाला और मकान का नक्शा बनाने के लिए फणी बाबू से पेंसिल मांगी, तो उन्होंने अपनी लाल रंग की पेंसिल दी। तो व्योमकेश ने कहा अब मुझे नक्शा बनाने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने पहली गलती बताई कि ग्रेज एटोनॉमी बुक में लाइनें खींचना। दूसरी गलती अलमारी खिसकाते हुए बहुत शोर करना। और उन्होंने तीसरी गलती बताई कि हत्यारे को कानून का कोई ज्ञान नहीं था। फणी बाबू के पूछने पर उन्होंने कहा कि वसीयत में गवाहों के हस्ताक्षर नहीं है, इसलिए वो वसीयत मानी ही नहीं जाएगी। फणी बाबू ने अपने सिर के बालों को नोचते हुए कहा कि सब बेकार हो गया। व्योमकेश ने उसे अपने आप को तैयार करने के लिए आधे घंटे का समय दिया और जाते जाते बोले कि आपने सिलाई का होल्डर तो फेंक दिया है ना, उसे आपने सत्यवती की टोकरी से लिया था और जल्दबाजी में सुकुमार के कमरे में रखना भूल गए। व्योमकेश और अजीत दोनों नीचे आ गए। व्योमकेश ने माखनलाल से पूछा कि क्या क्लोरोफॉर्म उसी ने लाकर दिया था? तो माखनलाल ने कहा हाँ, क्योंकि फणी ने कहा था कि उसे नींद नहीं आती, उसे एक बूंद क्लोरोफॉर्म की चाहिए। तो व्योमकेश के कहने पर फिर विधु बाबू ने माखनलाल को छोड़ दिया। फिर उन्होंने विधु बाबू ने पूछा कि वारंट क्यों मंगवाया है? तो व्योमकेश ने कहा हत्यारे के लिए। यह सुनकर विधु बाबू नाराज हो गए, लेकिन जब सब बातें उन्हें पता चली तो शांत हो गए। आधे घंटे बाद सब फणी बाबू के कमरे में पहुंचे तो फणी बाबू ने आत्महत्या कर ली थी। उनके सीने पर एक पत्र लिखा था जो कि व्योमकेश बाबू को संबोधित करके लिखा गया था। उस व्योमकेश ने उस पत्र को जोर से पढ़ा और पत्र में लिखा था कि फणी ने ही, मतलब उन्होंने ही हत्या की है। कराली बाबू उसका अक्सर मजाक बनाते थे। फणी बाबू ने लिखा कि वो सुकुमार का अपराधी जरूर है और उसने क्लोरोफॉर्म लाने वाले का नाम नहीं लिखा था, लेकिन यह लिखा था कि उसे उनके उद्देश्य का कोई पता नहीं था। फिर फणी ने आगे लिखा था कि व्योमकेश बाबू आपने होल्डर को भी नहीं छोड़ा। होल्डर और सुई उन्होंने ही चुराए थे जब सत्यवती खाना बना रही थी। पत्र पढ़कर व्योमकेश ने विधु बाबू से कहा कि अब सुकुमार को छोड़ देना चाहिए और उसकी बहन को भी खबर कर देनी चाहिए। फिर अजीत बाबू और व्योमकेश बाबू घर आ गए। अजीत बाबू ने यह नोटिस किया कि व्योमकेश रोज दोपहर में कहीं बाहर जाते हैं। पूछने पर व्योमकेश ने कहा एक गोपनीय केस है। शाम को चाय पीते हुए अजीत ने व्योमकेश से कहा कि इस पूरे केस को जरा मुझे समझाओ। तो व्योमकेश ने कहा कि सुकुमार के सिनेमा देखने जाने तक तो सब समझ आ ही गया होगा। हुआ यह कि रात 8 से 9 सत्यवती रसोई में थी, तब फणी ने सुई और होल्डर चुरा लिया। उसने अनुमान लगाया कि इस बार भी कराली बाबू अपनी वसीयत बदलेंगे और फणी के नाम करेंगे। फणी ने सोचा कि इस बार कराली बाबू को वसीयत बदलने का अवसर ही नहीं देंगे। तो व्योमकेश ने बताया कि मोतीलाल का कमरा जो है वो एकदम कराली बाबू के कमरे के नीचे है, इसलिए फणी ने मोती बाबू के जाने का इंतजार किया और उसे कराली बाबू को बेहोश करने में 5 मिनट लगे। सुई घोंपने में उसने 3 बार प्रयास किया और यदि ये सुकुमार करता तो वो एक ही बार में करता, क्योंकि वो डॉक्टर है। फिर फणी ने वसीयत देखी, वसीयत में उसका नाम था। अब उसके पास 2 रास्ते थे, या तो वो वसीयत वहीं छोड़ देता या फिर उसको सुकुमार के कमरे में छुपा देता ताकि सुकुमार के ऊपर हत्या का दोष डाला जा सके। तो उसने सुकुमार को फंसाने के लिए वसीयत को सुकुमार के कमरे में छुपा दी और जब वो वसीयत छुपाने के लिए अलमारी खिसका रहा था तो सत्यवती की नींद खुल गई और उसने सोचा कि सुकुमार आ गया है, लेकिन सुकुमार तो तब तक वहां पहुंच ही नहीं सकता था। फिर अजीत ने पूछा कि वसीयत में गवाह के हस्ताक्षर क्यों नहीं है? तो व्योमकेश ने कहा कि ऐसा हुआ होगा कि कराली बाबू ने रात में वसीयत लिखी होगी और ये सोचा होगा कि सुबह गवाहों के हस्ताक्षर करा लेंगे, लेकिन सुबह उनकी मृत्यु हो गई। अब पूरी बात समझा करके, केस को अच्छे से समझा करके अजीत को व्योमकेश कमरे में गए और रेशमी कुर्ता पहनकर तैयार होकर के आए। अजीत ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो व्योमकेश ने कहा सत्य की खोज में जा रहा हूँ।
अब व्योमकेश को मुस्कुराते हुए देख के अजीत समझ गया और बोले, अच्छा सत्यवती। व्योमकेश ने कहा कि हाँ, तुम उसके जेठ हो और मेरे बड़े भाई। व्योमकेश मुस्कुराते हुए चले गए। तो ये कहानी थी वसीयत का जंजाल, जो कि हमने ली थी व्योमकेश बख्शी की रहस्यमयी कहानियों से। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।